वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 नवंबर 2021 और 10 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताया था बेगूसराय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस तरह का पहल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पटना के बेउर जेल में कैदियों से मुलाकात करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी और कैदियों के परिवारजन उनसे मिलने हेतु अपने एंड्रॉयड फोन से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे अथवा गांव के ग्राहक सेवा केंद्र पर बुकिंग कराना अनिवार्य होगा और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना इस तरह का पहल जो शुरू हुआ है भारत में पहली बार बिहार में हुआ है और बिहार के पटना के बेउर जेल से इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही अब कैदियों से मतलब परिवारजन मिल पाएंगे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हालांकि बिहार के अतिरिक्त और भी कई जगहों पर कुल मिला के 5 जगहों पर यह ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी पूरे भारत में। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ हमारा एक और पॉइंट है कि बिहार के पटना में ट्रांसजेंडरों के लिए अल्पावास खोले जाने की भी घोषणा की गई है। तमाम चीज़ों को यहाँ से अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए हम चर्चा कर रहे हैं ग्राम उजाला योजना या फिर ग्राम उजाला कार्यक्रम की। तो ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई है, कंप्लीट चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हाल ही में हुई थी और इसके तहत 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा और जिसकी वारंटी 3 वर्षों की होगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत और ये सभी बल्ब की जो वारंटी होगी ये 3 वर्षों की होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, किंतु इसके अतिरिक्त बदले में उपभोक्ता को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब को जमा करने होंगे। और इस योजना को देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के 5 जिलों से शुरू की गई थी, जिनमें कि आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांव शामिल है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन 5 जगहों से इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार में आरा से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर इसके अलावा हमारा एक और पॉइंट है कि योजना की शुरुआत यानी कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत सरकारी कंपनी ईईएसएल की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि सीईएसएल ने की थी और इसके अंतर्गत ग्रामीण उपभोक्ता को 7 से 12 वाट के 5 बल्ब तक दिए जाएंगे और जिससे कि बिजली की खपत व खर्च में गिरावट आएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि पुराने जो फिलामेंट वाले बल्ब हैं वो बदले में जमा करने होंगे, तभी ये मतलब नए बल्ब मिलेंगे। तो कंप्लीट चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना कि 7 से 12 वाट के 5 बल्ब दिए जाएंगे और ये प्रत्येक बल्ब की जो कीमत होगी ये 10 रुपये होगी। ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम वेंकैया नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एम वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और ये 13वें उपराष्ट्रपति है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वे मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और दीक्षांत समारोह में 40 टॉपर को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और साथ ही यहीं पर 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार में 100 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन अभी हाल ही में 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है मोतिहारी में। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न होगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयोध्या। अयोध्या में भी हाल ही में 9,41,551 दीप जलाया गया जो कि एक मतलब रिकॉर्ड बना और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में दीपावली के मौके पर 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है।
और यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले लगभग 1,80,000 दीपक जलाए गए थे। यानी कि 2017 में 1,80,000 दीपक जलाए गए थे जब ये योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। और इस कार्यक्रम का नाम है दीपोत्सव कार्यक्रम, जो कि शुरुआत हुई थी 2017 में। अब यहाँ पे इसके अलावा हमारा और भी कई पॉइंट है कि फिर 2018 में 3,01,152, 2019 में 5,50,000, फिर 2020 में 5,51,000 और अब 2021 में, जो कि योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम साल है, पुनः अयोध्या में दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है, जो कि इस वर्ष कुल मिलाकर 9,41,551 दीप जलाए गए हैं। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बहुत मदद करेगा। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, जो कि अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और हाल ही में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत के पहले हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का पहला हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई है। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। और हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत के पहले हाथी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। और यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा पान तथा काला नमक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा पान और काला नमक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये सभी छोटे छोटे फैक्ट्स को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और अगर आपके पास समय का अभाव है, आप नोट नहीं करना चाहते, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के इसका प्रीमियम प्लान लेने के बाद ये सारे पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर पाएंगे। इससे आपका समय बचेगा और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो आपको जैसा भी सहूलियत हो, आप अपनी सहूलियत के अनुसार देखें। अगर आपको ज्वाइन करना तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जन सेवक और जनस्पंदन योजना की शुरुआत की है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में इस दोनों योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दो कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की है। और यहाँ पर बात आती है जन सेवक और जन स्पंदन योजना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर जानिए जन सेवक योजना के बारे में। तो जन सेवक योजना के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाया जाएगा, जिससे कि सभी नागरिक जागरूक रहे कि सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं कब चलाई जा रही है और इसका क्या लाभ है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना की शुरुआत की है। जबकि अगर हम बात करें जन स्पंदन की, तो जबकि जन स्पंदन योजना के तहत जनता की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि दोनों योजना 2 तरह का कार्य करेगी और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में और भी कई सारे पॉइंट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे जानते हैं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS बोम्मई और राज्यपाल है थाराव चंद गहलोत। और हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर, जो कि वेल्लारी से अलग होकर बना है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये 31वां जिला है विजयनगर, जो कि वेल्लारी से अलग होकर बना। और साथ ही साथ यहाँ पे कर्नाटक की बात आई तो एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है तथा इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अजय शर्मा ये नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इनको यह पुरस्कार समाज कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और अगला पॉइंट है कि अजय शर्मा द मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं वर्तमान में। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेल्सन मंडेला के, ये शब्द आया नेल्सन मंडेला और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने रंगभेद के खिलाफ काफी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और बीपीएससी में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें जो कि नेल्सन मंडेला से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इन्हीं की स्मृति में भारत में 28 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये ध्यान रखना है कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक और अतिरिक्त पॉइंट को हमने ऐड किया है कि इसके अतिरिक्त हाल ही में डेमन गलगुड को 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो कि सभी के सभी करंट अफेयर्स की श्रेणी में है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे हमारा अगला छठा प्रश्न होगा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। ये आपको यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। और नेक्स्ट में हमने लिखा है कि अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और ये दुनिया के 13 प्रमुखों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर है। तो ये आपको ध्यान रखना, कुल मिलाकर इसकी जो अप्रूवल रेटिंग है इनकी ये 70% है और दुनिया के 13 प्रमुखों की सूची में नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस सूची की, तो इस सूची में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं तथा तीसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी हैं। ये आपको ध्यान रखना, प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति जो है लोपेज ओब्राडोर, ये दूसरे स्थान पर है और साथ साथ तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। और वहीं पर अगर बात करें चौथे स्थान की, तो वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 8वें स्थान पर है। ये कुछ प्रमुखों की सूची है जो कि यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो तमाम चीजें आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर बात है नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी के बारे में कई सारे पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और ये 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और वाराणसी लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। तो इतनी कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न और भी है, सियोल शांति पुरस्कार जो कि दक्षिण कोरिया के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था 2018 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत ब्रिटेन नीति सौर ग्रीन ग्रिड पहल का समर्थन किया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा ग्रिड से संबंधित भारत एवं ब्रिटेन नीति ग्रीन ग्रिड पहल के साथ हाथ मिलाया है और इसका समर्थन किया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, अमेरिका ने इसका अभी हाल ही में समर्थन किया और इसके साथ हाथ मिलाया है। अब यहाँ पे बात आती है इस पहल की, तो इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इस पहल के तहत 80 देशों ने वन सन डिक्लेरेशन पर मुहर लगाते हुए आपस में एक दूसरे से जुड़े ग्रिडों के निर्माण के लिए मिलकर प्रयास करने का निश्चय किया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे अमेरिका की जो राजधानी ये है वाशिंगटन DC। तो ये कंप्लीट चीज़ों की जानकारी यहाँ पर याद रखिए। अभी हाल ही में ये जो सबसे पहले आप यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, अभी COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था ये ग्लासगो में हुआ था और ये ग्लासगो जो शहर ये स्कॉटलैंड का शहर है और यहीं पर मतलब कि अमेरिका ने इस पहल का समर्थन किया है और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब इस पहल के साथ अपना हाथ भी मिलाया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में पुलिस महानिदेशकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी हाल ही में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि देश में आंतरिक सुरक्षा हालात, जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका उन कुछ मुद्दों में से है जिन पर 20 से 21 नवंबर को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में चर्चा होनी है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है 20 से 21 नवंबर को ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होगा और इन सारे मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी जो यहाँ पर मैंने लिखा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इस सम्मेलन में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कार्यरत DGP और IGP रैंक के करीब 250 अधिकारी शामिल होंगे। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित 50 झीलों तक चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नम्रता नंदिश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आप ये जानिए ये कहाँ की रहने वाले, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछाएंगे कि नम्रता नंदिश जो कि अभी हाल ही में 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर जो 50 झीलों की चढ़ाई की है ये कहाँ की रहने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना ये कर्नाटक की रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि हाल ही में बेंगलुरु की नम्रता नंदिश गठिया से पीड़ित होने के बावजूद 4 महीनों के भीतर कश्मीर के समुद्र तल से करीब 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित 50 झीलों तक सफलतापूर्वक चढ़ाई करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट
में लिखा कि यह खास उपलब्धि को लेकर नम्रता को अब अल्पाइन गर्ल के नाम से एक नई पहचान मिली है। अल्पाइन का अर्थ होता है पहाड़ी। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि नम्रता ऐसी पहली महिला बनी है जिसने 50 झीलों तक सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है 50 झील जो है ये लगभग 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले हैं, मतलब अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को लिखा है कि नम्रता ने अपने अभियान की शुरुआत तुलियन झील से की थी। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 8 नवंबर को प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। और रेडियोलॉजी सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान करती है और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की महत्वपूर्ण भूमिका के सार्वजनिक समझ को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है इस दिवस का थीम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व रेडियोलॉजी दिवस 2021 के थीम की अगर हम बात करें तो इसकी जो थीम है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक्टिव केयर फॉर पेशेंट, ये 2021 की थीम है। और यहाँ पर इस प्रश्न से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं एकदम से विस्तार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉन्राड रोंटगन द्वारा 8 नवंबर 1895 को एक्सरे या फिर एक्स विकिरण की खोज की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत यानी कि इसकी जो खोज हुई थी और इसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है 1901 में वह इस उपलब्धि के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता भी बने थे। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटगन 1901 में इस उपलब्धि के लिए यानी कि एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। और इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट और है कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि जिस ऑफर की चर्चा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर हैं वो सभी कोर्स में लगभग आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी करंट अफेयर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, बिहार जीके हो, सभी मटेरियल पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। ये ऑफर 12 नवंबर 2021 तक वैलिड है। तो आप इस बीच आप इसे ज्वाइन करके यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न एक हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 राज्य में 25 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 की जो शुरुआत होगी ये हरियाणा सरकार के द्वारा 15 जनवरी 2022 से की जाएगी। अब ये योजना क्या है, इसके तहत क्या कार्य होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके तहत 10 या अधिक कर्मचारी वाले फार्मों को 30,000 रुपये प्रतिमाह वाले सभी नौकरियों में से 75% राज्य के आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब जिस फर्म में 30,000 रुपये प्रतिमाह वाले मतलब कर सकते हैं 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो वहाँ पर 75% राज्य के आदिवासी उम्मीदवारों के लिए मतलब कि आरक्षित करने की आवश्यकता है। ये मतलब इसमें कही गई है। अब यहाँ पे हम बात करें यह कानून की, तो यह कानून अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये आप सभी जानते हैं। और चंडीगढ़ में ही भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखें। और साथ ही साथ हमारा एक और पॉइंट है कि हरियाणा में संजीवनी योजना की शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ हाल ही में हरियाणा में किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये जानकारी मैंने आपको कल ही शायद दिया था, हरियाणा में किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न एक हाल ही में 7 नवंबर 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है स्थापना दिवस का 47वां मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि 7 नवंबर 2021 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 47वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। अब यहाँ पे बात आई एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की। तो एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। और ये स्थापना उद्देश्य क्या था, तो इसकी स्थापना भारत के विद्युत मतलब के विकास में तेजी लाने के लिए किया गया था, यानी कि इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया था। और एक पॉइंट और है कि डॉक्टर DY कपूर एनटीपीसी के पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु कानून को वैध घोषित किया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है और इस सूची में कौन कौन से देश शामिल है ये तमाम चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एकदम से सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, हमारे करंट अफेयर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर 12 नवंबर 2021 तक के लिए वैध है। इस बीच आप यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।